आज हम वर्कशीट 37 में चैप्टर नंबर जो कार्बन वाला है उसको पढ़ेंगे। कार्बन एक जीवन का महत्वपूर्ण तत्व है। इस तत्व के बारे में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, उनको हम पढ़ते हैं। पहला, कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आदि में पाए जाने वाले यौगिकों का मुख्य आधार है। यानी कार्बन प्रकृति में पाई जाने वाली समस्त जीवों का महत्वपूर्ण आधार है और अधिकांश पदार्थों में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, भूपटल में केवल 0.02% कार्बन खनिजों के रूप में पाया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में। यानी भूपटल यानी भूमि पर जो कार्बन होता है वो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है अधिकांश रूप से, और कुछ अवस्था में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जो मुख्य रूप से कोयले के रूप में हो सकता है, पेट्रोलियम के रूप में हो सकता है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में हो सकता है। ये सभी कार्बन के मुख्य स्रोत होते हैं। इसके अलावा वातावरण में जो कार्बन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में पाया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल में जो कार्बन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में पाया जाता है और इसकी जो मात्रा होती है वो 0.03% होती है। यहाँ हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन एक अधातु तत्व है जिसका प्रतीक C होता है। इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 4 होता है। यानी पहले K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और K के बाद जो L कोश आता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। L कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अतः कार्बन को अन्य 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है अपने L कोश को पूर्ण करने के लिए, या फिर ये इन 4 इलेक्ट्रॉनों को किसी और को दे। परंतु कार्बन जो होता है वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉनों को किसी को देता है और ना ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसलिए ये आयन ना बनाकर सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करता है। इसी कारण इस कार्बन को चतुर्संयोजी कहा जाता है, क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। यहाँ आप चित्र में देखें तो कार्बन का परमाणु बनाया हुआ है जिसके नाभिक में लाल और नीले कलर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिए होते हैं। जो नाभिक होता है उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए उनको लाल कलर से यहाँ दिखाया है, और प्रोटॉन पर आवेश होता है, धनावेश, इसलिए उनको नीले कलर से धनावेश के रूप में दर्शाया गया है। इसके बाहर, नाभिक के बाहर कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का संचरण होता है, विचरण होता है। पहले कक्ष में हमने बताया था K कोश होता है जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दूसरा कोश उसके बाद L होता है जिसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। परंतु कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अतः इसमें केवल 4 इलेक्ट्रॉन का ही समावेश किया गया है। अब कार्बन अपने बाह्य कोश को पूर्ण करना चाहता है। वो पूर्ण करना के लिए क्या क्या कर सकता है, क्या क्या संभावना हो सकती हैं, यहाँ आपको दे रखा है। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास यानी अक्रिय गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। पहला पॉइंट दे रखा है, कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C-4 आयनिक बंध बनाता है। यानी कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन खो सकता है, अर्थात ये ना तो प्लस आयन बना सकता है या ना माइनस आयन बना सकता है। कार्बन के द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है एवं 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना उसके लिए संभव। कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन 4 इलेक्ट्रॉनों के कारण अन्य 4 इलेक्ट्रॉनों को जब वो ग्रहण करेगा तो नाभिक का जो धनावेश है अर्थात प्रोटॉनों का जो आवेश है वो उन इलेक्ट्रॉनों को संभालने में संभव नहीं होगा, इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉनों ग्रहण करने में
दूसरा पॉइंट, कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। यानी कार्बन परमाणु अपने बाह्य कोश को पूरा करने के लिए, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इन चारों इलेक्ट्रॉनों को साझे के रूप में जोड़कर अपनी पूर्ति कर लेता है। वह अपने कार्बन परमाणु के साथ भी जुड़ सकता है या अन्य परमाणु के साथ भी जुड़ सकता है। तीसरा, अन्य तत्वों के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन भी इसी प्रकार साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन परमाणु भी कार्बन की तरह ही सहसंयोजी बंध बनाते हैं। यहाँ आपको दे रखा, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणु की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होकर बंध बनता है तो उस बंधों का नाम सहसंयोजी बंध कहा जाता है। सहसंयोजी बंध से बनने वाले यौगिकों को सहसंयोजी यौगिक कहा जाता है और यह सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं उनके निम्न गुण होते हैं। पहला, सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है लेकिन इनका अंतराणुक बल कम होता है। इसके फलस्वरूप इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। यानी सहसंयोजी यौगिकों के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो कम होते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है अर्थात इनमें आवेशित कण या आयनों का निर्माण नहीं होता है। तीसरा, सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं अर्थात ये विद्युत धारा प्रवाह करने में संभव नहीं होते हैं। उसके बाद यहाँ आपको बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉनिक संरचना यहाँ हम बिंदु संरचना की बात करते हैं। तो बिंदु संरचना वास्तव में है क्या? ऐसी संरचना जिसमें अणु में जुड़े परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु रूपी संकेत में दर्शाया जाता है, बिंदु संरचना कहलाती है। यहाँ हमने जल का उदाहरण लिया है। जल का सूत्र H2O होता है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व या परमाणु हैं। हाइड्रोजन के परमाणु का एक होता है जिसके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसको अपना बाह्य कोश पूर्ण करने के लिए या उत्कृष्ट गैस के विन्यास प्राप्त करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जबकि ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसके बाह्य कोश यानी कि कोश पूर्ण होता है और एल कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल कोश को पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ जल की बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉनिक संरचना हमने आपको दर्शा रखी है। ऑक्सीजन परमाणु के 6 इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस के द्वारा दर्शाया है जबकि हाइड्रोजन के परमाणुओं को डॉट के द्वारा दर्शाया। यहाँ डॉट और क्रॉस हाइड्रोजन के बाह्य कोश को पूर्ण करते हैं अर्थात हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जबकि ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन के 6 क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन के दोनों डॉट वाले इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और इस प्रकार ये बिंदु संरचना बन जाती है। उसके बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बिंदु संरचना बनाई है। तो यहाँ कार्बन का परमाणु 6 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु 8 होता है। कार्बन के बाह्य कोश में 2 और 4 और ऑक्सीजन के में 2 और 6 होते हैं। के कोश पूर्ण होता है जबकि एल कोश में 1 के 4 और के 6 इलेक्ट्रॉन हैं अर्थात कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पर एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़कर अपने बाह्य कोश को पूर्ण कर लेता है। यहाँ पर हम देखें तो ऑक्सीजन के 6 क्रॉस वाले और ऑक्सीजन के 6 क्रॉस वाले ये कार्बन के 2 डॉट से साझा कर लेते हैं जबकि कार्बन के ये चारों इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन के 2 क्रॉस और क्रॉस से साझा कर अपना बाह्य कोश पूर्ण कर लेते हैं। इसी प्रकार मीथेन की संरचना हमने यहाँ दिखा रखी है जो आपके क्वेश्चन में भी। इन बिंदु संरचनाओं को हम इनके सूत्र से भी आसानी से बना सकते हैं। जैसे हमने आपको यहाँ बताया H2O जल, इसको हम HOH लिख सकते हैं और इसकी हम बंध संरचना बनाएं तो H बंध
O बंध H होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, उसके बाह्य कोश को पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और उसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। तो यहाँ हमने जो बंध है उस बंध के दोनों सिरों पर एक एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया है। यानी किसी भी सिंगल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात एक बंध को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। इस प्रकार हमने हाइड्रोजन के डॉट को और ऑक्सीजन के क्रॉस को बनाया है। उसी प्रकार हाइड्रोजन के डॉट और ऑक्सीजन के क्रॉस बनाया है। ये तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन यहाँ हम देखें तो ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बंध के 2 इलेक्ट्रॉन तो हमें याद हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन को हमें इस बिंदु संरचना में बनाना होगा। यानी हमें इतना ध्यान रखना है कि किस तत्व के परमाणु क्रमांक के आधार पर उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो हमें पूरे करने होंगे। इसी प्रकार मीथेन की संरचना तो और सरल है। इसके CH4 होता है। इसमें हमने चारों बंधों के एक एक इलेक्ट्रॉन बना दिए, अर्थात प्रत्येक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए और उन्हीं बंधों के आधार पर हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना बना दी। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो कार्बन में ऑक्सीजन 2 बंधों से जुड़ा होता है। इन दोनों बंधों में हम बात करें तो कार्बन को क्रॉस के द्वारा और ऑक्सीजन के डॉट के द्वारा दर्शा दिए गए हैं। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और उसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रत्येक ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें काम आ गए, परंतु बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन भी हमने इसमें दर्शाने होंगे। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम बिंदु संरचना सूत्र या इलेक्ट्रॉनिक संरचना सूत्र बना सकते। अब यहाँ हम देखें तो यहाँ बिंदु संरचना सूत्र बना रखे हैं। जैसे हाइड्रोजन का बना रखा है H और H, इसके बाह्य कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार सिंगल बॉन्ड H बंध के बीच में बन जाता है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु द्वारा दोहरा बंध बनता है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, इसलिए 3 बंध बनते हैं। और इस प्रकार एक मीथेन की बिंदु संरचना आपको बना के जो हमने आपको बताई थी। आइए हम यहाँ अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन, कार्बन चतुस्फलजी क्यों होता है? क्योंकि कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉनों को साझे के द्वारा ही पूर्ण कर पाता है, इसलिए इसे चतुस्संयोजी कहा जाता है या चतुर्संयुक्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन सहसंयोजी बनाता है, इस कथन को सत्यापित कीजिए। क्योंकि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, अर्थात ये आयन नहीं बना सकता, केवल साझे के द्वारा ही अपने यौगिकों का निर्माण कर सकता है, इसलिए इसके बने हुए यौगिक सहसंयोजित यौगिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सहसंयोजी यौगिक के कोई 3 भौतिक गुण लिखिए। यहाँ हम देखें तो 3 भौतिक गुण दे रखे हैं। पहला, इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। दूसरा, ये आवेशित कण नहीं बनाते, अर्थात साझे के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। तीसरा, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। और सामान्यतः यह जो होते हैं वो गैसीय अवस्था में या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। चौथा, कारण बताइए कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों नहीं होते? क्योंकि सहसंयोजी यौगिकों में आयनों का निर्माण नहीं होता और आयनों का निर्माण नहीं होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं हो पाता, अर्थात ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर पाते, इसलिए सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाना बता दिया है, जल के अणु की, कार्बन डाइऑक्साइड अणु की और मीथेन के अणु की। इस प्रकार हमने ये वर्कशीट हल की। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपको कोई सवाल पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।